हाँ बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो एक्सरसाइज नंबर 7 का आपका अंत होने वाला आज। तो इसमें क्या है, कल मैंने आपको 15वां क्वेश्चन उसका पार्ट नंबर ए समझाया था, थोड़ा जल्दी में समझाया था, लेकिन आप लोग करना, मैंने कहा था 2-3 बार इसको करके देखना, प्रैक्टिस करोगे तो आपको हो जाएगा वो, ठीक है ना बच्चों। तो अब आता है क्वेश्चन नंबर 15 का पार्ट नंबर बी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि y इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1-x² है तो आपको प्रूव करना है 1-x² इंटू बाई 2 -3x/1 -y इक्वल टू 0। प्रश्न उठ रहा होगा आपके दिमाग में कि y1 क्या चीज़ है, y1 क्या चीज़ है। तो y1 का मतलब है बच्चों dy/dx, प्रथम कोटि का अपकलज, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन। y2 क्या चीज़ है, d2/dx2 माना द्वितीय कोटि का अवकलज, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। तो अब की बार इस क्वेश्चन में उसने क्या किया है, dy/dx और d2/dx2 कहने की बजाय उसने y1 एंड y2 बोल दिया है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सब कुछ बोका वही है। तो अपन को ये फंक्शन दिया गया है और इस फंक्शन को डेरिवेटिव करके 2 बार इसका डिफरेंशिएशन करके अपन को ये टर्म निकालनी है। दिखाई दे रहा ना आपको, मैं एक बार बोल रहा हूँ 1-x² इंटू बाई 2 माइनस का 3x/1 माइनस y इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को मैं नंबर 1 डाल के पढ़ता हूँ, ठीक है ना बच्चों। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको वैसे तो इसका डिफरेंशिएशन आप u/b से कर सकते हो, लेकिन यदि आप u/b का मेथड इसमें लगाओगे तो कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा होगी। तो उस कैलकुलेशन को कम करने के लिए कुछ कार्य करते पन क्या, इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, रूट 1-x² इंटू बाई इक्वल टू साइन इनवर्स x, ठीक है बच्चों। इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसमें अभी ये रूट का साइन आपको दिखाई दे रहा है, तो इस रूट के साइन को हटाने के लिए क्या कर देना चाहिए, इसका वर्ग कर देना चाहिए। तो इम्प्लाइज दैट 1-x² इंटू बाई स्क्वायर इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। आप लिख दोगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ऑन स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड्स, ठीक है बच्चों। ओके, अब मैं करूंगा इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर, तो फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन u इंटू बी से होगा ना, समझ रहे हो ना, u इंटू बी से। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, दूसरे का करोगे 2y और y का करोगे y1। वापस समझ लो, पहला फंक्शन एज इट इज, y² का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2y, पावर आगे एक पावर कम। अलग से y का करोगे तो y का होता है dy/dx, और dy/dx कहने के बजाय मैं क्या कह रहा हूँ उसको y1, समझ में आ गया। प्लस अब सेकंड फंक्शन तो रहेगा एज इट इज, और फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन करोगे तो एक का तो हो जाएगा 0 और -x² का हो जाएगा बच्चों माइनस का 2x, और कोष्टक लगा देना। कोष्टक लगाना जरूरी है क्योंकि ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, y² से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। इक्वल टू, अब मैं साइन इनवर्स x का स्क्वायर का करूंगा डिफरेंशिएशन, तो पावर तो आगे आएगी और एक पावर क्या होगी बच्चों कम, समझ गए ना, पावर आगे एक पावर कम। अलग से साइन इनवर्स x का होगा, तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1-x²। अच्छी तरह विचार कर लीजिए, समझ में आगे होगा आपके। एक बार पुनः रिपीट कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज y² का 2y, अलग से y का होगा y1, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, इसका करोगे 1 का हो जाएगा 0 माइनस का साइन x² का 2x इक्वल टू, इसका करोगे पहले पावर का होगा, पावर आगे एक पावर कम हो जाएगी। अलग से साइन इनवर्स x का करोगे 1/√1 ठीक है बच्चों। ओके, इम्प्लाइज दैट 2y/1 और 1 माइनस का x² माइनस 2x/² इक्वल टू 2y। सोचिए आप लोग, 2 तो है ही है, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो आप देखिए गौर से, ये वापस क्या बन चुका बच्चों, y बना के नहीं बनाओ। तो मैंने इसकी जगह क्या लिख दिया बच्चों, y लिख दिया है, और यहाँ लिख दोगे किसके, इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। समझ में आ गई बात, आ गई। अब इसका सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन करने से पहले आप लोग एक काम कर सकते हो,
देखो बच्चों 2y यहाँ पर आ रहा है, देखो 2y दिखाई दे रहा है, 2 इंटू बाई देखो यहाँ पर भी आ रहा है, दिखाई दे रहा है, और 2y देखो आपका ये भी आ, तो 2y कॉमन आके इसको काटा जा सकता है, या दूसरे शब्दों में ऐसे कह दो, पूरी इक्वेशन में 2y का भाग देने पर, 2y से इसको डिवाइड करने पर, तो 2y सब जगह से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ध्यान देना, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू बाई 1, माइनस का एक्स बाई बचेगा केवल ये, 2 गया एक बाई गया, तो स्क्वायर में से एक बाई चले जाएगा तो क्या बचेगा, ओनली बाई, और वहाँ क्या बचेगा, ओनली 1। इतना समझ में आ गया आपके, एनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब मैं करूँगा इसका डबल डिफरेंशिएशन, तो अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, दोबारा एक्स के रेस्पेक्ट में क्या कर रहा हूँ मैं, इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ। तो भाई दो फंक्शन है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन बाई 2 हो जाएगा। अरे बच्चों बाई 1 का डिफरेंशिएशन करोगे क्या आएगा, बाई 2 आएगा ना, ओके, प्लस अब सेकंड फंक्शन एज इट इज, और फर्स्ट का करोगे इसका, तो माइनस का 2x आया कि नहीं आया, एक का हो जाएगा 0, और एक्स स्क्वायर का आएगा 2x, और आगे किसका साइन है, माइनस का, तो माइनस के क्या आएंगे, ये 2x माइनस, यहाँ भी क्या दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये भी गुणा के नियम से होगा, मल्टीप्लीकेशन के रूल से होगा। तो पहले लगाओगे ब्रैकेट, अब ब्रैकेट क्यों लगाया, इसका कारण ये कि आगे क्या लगा हुआ, माइनस का चिन्ह, तो u इंटू बी से अपन इसका जो डिफरेंशिएशन करेंगे, तो पूरा डिफरेंशिएशन किससे मल्टीप्लाई करना है आपको, माइनस के साइन से मल्टीप्लाई करना है। तो ध्यान रखना, गलती नहीं होनी चाहिए इन चीज़ों में। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन, आगे माइनस का साइन, और फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, पहला अपलन जो की तो दूसरे का अपलन बाई का अपलन बाई 1, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1, क्लियर। और इधर हो जाएगा बच्चों 0, 0 क्यों हुआ, एक क्या कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन आप जानते हो 0 होता है, ठीक है ना बच्चों। इम्प्लाइज दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस का 2x बाई 1 माइनस का फिर x बाई 1 और माइनस बाई इक्वल टू 0, प्लस इंटू माइनस करोगे माइनस आएगा, 2x बाई 1 माइनस का x बाई 1 और माइनस इंटू प्लस करने पर क्या आएगा, माइनस बाई, क्लियर बच्चों। अंतिम स्टेप बचा है इसका, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू बाई 2 माइनस का 3x बाई 1, क्यों, इस टर्म को देखिए एंड इस टर्म को देखिए, दोनों टर्म सेम है कि नहीं है, तो माइनस का क्या हो जाएगा 3x बाई 1 और माइनस बाई इक्वल टू 0, तो वो जो 4 रहा था वो आपका निकल के आ गया, आपको प्राप्त हो गया। तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना, बस टू दी पॉइंट चलते चलिए, आपका ये फिनिश हो जाएगा, क्लियर। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 आता है, इसमें वो कह रहा है रोल थ्योरम को वेरीफाई करो, अर्थात रोल प्रमेय को सत्यापित करो। तो रोल प्रमेय को सत्यापित करने के लिए आपको पता है मैंने 7.6 पढ़ाई थी, आपको कंटिन्यूटी की टेस्टिंग करनी है, आपको डिफरेंशिएबिलिटी की टेस्टिंग करनी है, एफ ए इक्वल टू आपको एफ बी भी देखना है, और लास्ट में जब तीनों हमारे एक्जियम्स, तीनों प्रतिबंध, तीनों कंडीशंस यदि सेटिस्फाइड होती हैं तो अपन कह सकते हैं कि इसमें रोल प्रमेय क्या होगी, वैध होगी। तो हमारे लैंग्वेज लिखते हैं जिससे ओपन इंटरवल में कम से कम एक बिंदु सी ऐसा होगा जिसके लिए एफ डैश सी इक्वल टू 0। तो बेटा क्वेश्चन तो आपको ही करने हैं, मैं आपको हल्के हल्के से हिंट दे रहा हूँ क्या ये कंटिन्यूअस कैसे हैं और डिफरेंशिएबल कैसे हैं, ठीक है, करने आपको ही है, कोई आपको आता है इसका पूरा मैकेनिज्म, उसका पूरा सिस्टम आपको आता है। तो पहला फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 इंटू रूट एक्स, और इंटरवल है 0 से 2। अब देखो बच्चों, यदि मैं x की वैल्यू 0 और 0 से बड़ी रखता हूँ, यहाँ पर 2 तक रखता हूँ, तो पूरी वैल्यू रियल आएगी नहीं आएगी, रियल आएगी, कहीं भी आयोटा नहीं आएगा। आयोटा तो कब आता, जब मैं कोई मतलब x की वैल्यू किस में रखता हूँ, माइनस में रखता हूँ, x की वैल्यू रखता हूँ माइनस में, तो आयोटा आता, इन आयोटा भी नहीं आएगा, अनंत भी नहीं आ रहा है। अनंत कब आता है, जब बटे में x होता और x की वैल्यू डालता मैं 0, तो ये आयोटा आता, वो क्या अनंत आता। अब अपॉन में कुछ है नहीं है तो अनंत आ नहीं सकता, ऐसी 0/0 भी नहीं आएगा। तो आप देख लीजिए, ना तो आयोटा आ सकती है इसकी वैल्यू,
ना अनंत आ सकती है, ना 0/0 आ सकती है। तो जो भी वैल्यू आएगी इनमें से कोई भी वैल्यू रखने पर, x का मान कुछ भी रखने पर क्या होगी, इसकी वैल्यू रियल नंबर निकल के आएगी। अतः क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया ना। तो आप लिखोगे कि दिए गए फलन का मान क्लोज इंटरवल 0,2 में एक वास्तविक मान प्राप्त होता है, अतः फलन दिए गए क्लोज इंटरवल में सतत फंक्शन होगा। फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल 0,2, ठीक है ना। ओके, आगे आता है, मैं इसका ये डिफरेंशिएशन करता हूँ, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन कैसे होगा इसका, फर्स्ट फंक्शन जो कि तो सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन जो कि तो फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन। समझ में नहीं आया आपके, फर्स्ट एज इट इज रूट एक्स का करोगे 1/2 रूट एक्स, अलग से एक्स का हो जाता 1, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, और इसका डिफरेंशिएशन करोगे एक्स का हो जाएगा 1 और 2 का हो जाएगा 0। और मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो x - 2 प्लस का 2x अपॉन 2 रूट एक्स आया। देखो बच्चों, अरे एलसीएम लेके कर दिया मैंने, तो 2 रूट एक्स क्या आएगा, एलसीएम आगे इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x - 2 अपॉन 2 रूट एक्स एफ डैश एक्स। और डिफरेंशियबिलिटी की टेस्टिंग कहाँ करते हैं, ओपन इंटरवल में करते हैं बच्चों, क्लोज में नहीं करते, ओपन में करते हैं। तो x की वैल्यू आपको 0 से बड़ी रखनी है, 0 नहीं रखनी है, तो मैं ओपन इंटरवल बोल रहा हूँ, 0 नहीं रखनी है, 2 भी नहीं रखनी है। तो x की वैल्यू 0 से बड़ी रखूँगा, 2 से छोटी रखूँगा, तो इसकी वैल्यू ना तो आयोटा आएगी, ना अनंत आएगी, ना 0/0 आएगी। जो भी आएगी वो रियल वैल्यू निकल के आएगी बच्चों, रियल वैल्यू। तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस भी हो गया, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी हो गया, और एफ ए बराबर एफ बी आ जाएगा। आप करके देख लेना, एफ ए बराबर एफ बी आपका आ जाएगा। 0 डालोगे तो 0 आ गया, 2 डालोगे तो 2 - 2 0 आ गया, तो एफ ए बराबर एफ बी हो गया। तीनों प्रतिबंध संतुष्ट हो गए, तो रोल प्ले में क्या पूछेगी, वैध। अब एफ डैश सी बराबर 0 कर देना, आपका एक्स सी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ये कार्य आपको स्वयं को करना है, ठीक है ना। इसका सेकंड फंक्शन देखिए कि सेकंड फंक्शन क्या है, बी नंबर का, एफ एक्स इक्वल टू एक्स -1 x - 3, और इंटरवल है बच्चों 1 से लगा के 3। अब देखो आप, मैं यदि इन दोनों फंक्शन, दोनों टर्मों को मल्टीप्लाई करता हूँ, दोनों फैक्टर्स को यदि मैं मल्टीप्लाई करता हूँ बच्चों, तो x² - 4x प्लस का 3 आएगा बच्चों। दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, ये आएगा। अब तुम्हें पता है दिस इज पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ x, ये x का बहुपदीय फलन है। और बहुपदीय फलन जो होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है, वो अपने इंटरवल में कंटिन्यूअस माने सतत भी होता है, और डिफरेंशिएबल माने अवकलनीय भी होता है। तो ये कंटिन्यूअस भी होगा एंड ये डिफरेंशिएबल भी होगा। अब आपको एफ ए इक्वल टू एफ बी और करना है, 1 रखोगे तो 1 - 1 0 इंटू कुछ भी 0 हो गया, 3 पुट करोगे 3 - 3 0, तो f1 की वैल्यू भी 0 आ गई, f3 की वैल्यू भी 0 आ गई, f1 इक्वल टू f3 हो गया। रोल पर में क्या होगी, एप्लीकेबल होगी, रोल पर में इसमें अप्लाई की जा सकती है। बाद में एफ डैश सी बराबर 0 करके आपको क्या सी की वैल्यू प्राप्त करनी है, और सी की जो वैल्यू आएगी वो इस इंटरवल के अंदर बिलोंग कर रही होगी। ओपन इंटरवल 1,3 में अर्थात 1 से बड़ी आएगी, सी की वैल्यू 1 से बड़ी आएगी डेफिनेट, एंड 3 से क्या आएगी, छोटी। तो ये कार्य आपको करने आपसे आते हैं, तो मैंने आपको 7.6 पढ़ाई थी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 में इसमें वो जो लैग्रांज थ्योरम है, लैग्रांज का थ्योरम है, उसको वो देख रहा है कि ये एप्लीकेबल है कि नहीं है। अर्थात लैग्रांज थ्योरम दिए गए फंक्शन में मतलब कि एप्लीकेबल होगी, अप्लाई होगी या नहीं होगी। तो इसके लिए इसके 3 प्रतिबंध होते हैं, कंटिन्यूअस की टेस्टिंग करनी है, डिफरेंशिएबिलिटी की टेस्टिंग करनी है, और एफ ए नॉट इक्वल टू एफ बी होना चाहिए। तो फर्स्ट फंक्शन है इसका एफ एक्स इक्वल टू x - 1 x - 2 x - 3 और x बिलोंग टू 0 से 4। अब आपको पता पड़ गया, जब मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो बहुपदीय फलन पॉलिनोमियल फंक्शन बनेगा ना। नहीं आया समझ में, जो दिखते हैं इनको मल्टीप्लाई करोगे x² - 3x + 2 इंटू x - 3, x³ - 3x² प्लस का 2x - 3x² प्लस का 9x - 6, x³ इन दोनों को जोड़ना -6x² प्लस का 11x - 6। अब बताइए ये पॉलिनोमियल फंक्शन है कि नहीं है,
है ना, पॉलिनोमियल माने बहुपदीय फलन है ना, तो इस इंटरवल में कंटिन्यूअस भी होगा और इस इंटरवल में क्या होगा, ये आपका डिफरेंशिएबल भी होगा। तो दो प्रतिबंध तो संतुष्ट हो गए कि गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल 0,4 and also differentiable in open interval 0,4 because it is a polynomial function of x। ओके, अब हमको ये देखना पड़ेगा कि 0 पर वैल्यू क्या आती है, 4 पर वैल्यू क्या आती है। तो f0 की वैल्यू आ जाएगी बेटा -6, जब x की वैल्यू 0 डालोगे तो -6। और f4 की वैल्यू क्या आएगी देखते हैं, यहाँ आएगा 64, 16 की 96, 11 चौक 44 -6, तो 64 44 110 108 108 में से गए कितने 102, तो क्या बचेंगे 2, 104 से 6 बचेंगे। तो f0 की वैल्यू आती है -6 और f4 की वैल्यू आती है 6, तो f(0) नॉट इक्वल टू f(4)। तो देखा हमने लैग्रांज थ्योरम के तीनों प्रमेय, तीनों प्रतिबंध क्या होते हैं, यहाँ पर संतुष्ट होते हैं। इसका मतलब यहाँ पर लैग्रांज थ्योरम एप्लीकेबल होगी। अब एप्लीकेबल होगी तो आपको लैंग्वेज लिखनी है और अंत में f' बराबर क्या होता है आप जानते हो, f(b) माइनस f(a) अपॉन b माइनस a। ठीक है बच्चों, तो आप इसका डिफरेंशिएशन करके x की जगह c पुट करके f' आ जाएगा। f(b) की वैल्यू क्या आ गई 6, f(a) की वैल्यू क्या आ गई -6, स्मॉल a की वैल्यू क्या है 0 एंड स्मॉल b की वैल्यू क्या है 4। सारी वैल्यूज को इसमें पुट कर देना, इसको सॉल्व करोगे आपको c की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी और वह c की वैल्यू आपके ओपन इंटरवल 0,4 में क्या करेगी बच्चों, बिलोंग करेगी। तो हमारा क्या हो जाएगा, लैग्रांज थ्योरम वेरीफाइड हो जाएगी। समझ में आ गया, कर सकते हो ना। अब करने के लिए बचाई क्या है इसमें, आधे से अधिक तो मैंने कर दिया आपको। अब आपको लैंग्वेज ही तो लिखनी हो, करना क्या, छोटी सी कैलकुलेशन करनी है उधर। ओके बच्चों, इसके बाद में इसका जो बी नंबर का पार्ट आता है, बी नंबर का पार्ट उसको देखिए आप लोग। बी नंबर का पार्ट है f(x) इक्वल टू 1 + x और 5 - x, x लेस देन 2, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो देखो बच्चों, ये फंक्शन दो पार्टों में टूट रहा है। इंटरवल है इसका 1 से लगा के 3। तो देखो बच्चों, 2 से कम पर रेखिक फलन है, लीनियर कंटिन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा। 2 और 2 से बड़े मान पर क्या है, ये भी लीनियर है, माने रेखिक फंक्शन है, ये भी कंटिन्यूअस होगा एंड डिफरेंशिएबल होगा। लेकिन 2 पर x इक्वल टू 2 पर फंक्शन टूट रहा है। देख लो आप लोग, मैंने आपको पहले भी कहा था जब 6 एक्सरसाइज पढ़ाई थी कि जिस पॉइंट पर फंक्शन अपने रूप को चेंज करता है, अपने रूप को बदलता है, जब फंक्शन ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है 2 या 3 पार्टों में, उस पॉइंट पर आपको टेस्टिंग करना जरूरी होता है। तो 2 पर क्या हो रहा है, 2 से कम पर ये, 2 से ज़्यादा पर ये, तो 2 पर फंक्शन ब्रेक हो रहा है ना, तो 2 पर आपको कंटिन्यूअस की टेस्टिंग करनी है और आपको इसकी डिफरेंशिएबल की टेस्टिंग भी करनी है। तो कंटिन्यूअस तो हो जाएगा बच्चों, तो 2 - h इसमें रकम आ जाएगा 3 आ जाएगा, 2 + h 2 से बड़ा इसमें रकम आएगा तब भी 3 आएगा। और फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू 2 पर भी क्या आएगी, देखो 3, तीनों चीज बराबर आ जाएंगी, कंटिन्यूअस तो हो गया। तो 2 पर ये कंटिन्यूअस तो है, लेकिन 2 पर तुम जब इसकी डिफरेंशिएबिलिटी माने अवकलनीयता की जांच करोगे तो हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, हो सकता है ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि इसका जो r(f'2) आएगा वो तो आएगा -1 और l(f'2) जो आएगा वो आएगा +1। अब करके देखना कॉपी में, इसका दायां अवकलज माने राइट डेरिवेटिव तो आएगा -1 और इसका लेफ्ट डेरिवेटिव जाएगा +1। करके देखना आप लोग, मेरे को थोड़ा ऐसा ध्यान है। तो ये 2 पर क्या नहीं होगा, डिफरेंशिएबल नहीं हो पाएगा शायद। तो उस स्थिति में क्या नहीं होगा, इसमें लैग्रेंज थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगी। अब ये काम आपका है, ठीक ना। यदि ये डिफरेंशिएबल भी हो जाता है, सपोज करो डिफरेंशिएबल भी हो गया, तब तो क्या हो जाएगा, लैग्रेंज प्रमेय इसमें अप्लाई हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी। अब आपको करते रहना। तो इस तरह आपकी जो 7th मिसलिनियस एक्सरसाइज थी, विविध एक्सरसाइज थी, वो आपकी कंप्लीट होती है, ठीक है ना बच्चों। अब मैं आपको कुछ छोटी मोटी बातें बता रहा हूँ जिन पर आप लोग फोकस करोगे। एक तो आपने लेक्चर नंबर 21 में देखा था, लेक्चर नंबर 21 में कल देखा था आपने, उससे पहले 2-3 दिन पहले, उसमें क्वेश्चन में करवा रहा था लास्ट में f(x) इक्वल टू x + 1/x।
ठीक है ना। और मैंने क्या हुआ था, एफ डैश सी इक्वल टू क्या रखा था, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, इसमें वैल्यू पुट की थी। तो मुझसे जरा सी मिस्टेक क्या हो गई थी, यहाँ आएगा सी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर आएगा ये, और मैंने क्या कर दिया, इसको सी लिख के छोड़ दिया था। ध्यान देना। तो बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ, लेक्चर नंबर 21 देखना आप दोबारा से, अंतिम क्वेश्चन देखना इसका। सी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर आना चाहिए था एफ डैश सी की वैल्यू, क्योंकि एफ डैश एक्स जो निकल के आया था वो एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आया था, और एक्स की जगह सी लिखते तो नीचे क्या लिखा आता है इसमें, सी स्क्वायर, और मैं इसको सी लिख के छोड़ गया। और यहाँ पर आई थी वैल्यू कट के आई थी कितनी, 2/3। अब इसको सॉल्व करना आप लोग, इसको मैंने इससे इसको सॉल्व किया था तो वैल्यू कुछ और आई थी, लेकिन तब भी हमारा क्या हो रहा था, लैग्रेंज थ्योरम एप्लीकेबल हो रही थी, वेरीफाइड हो रही थी, क्योंकि सी की जो वैल्यू आई थी वो इंटरवल में बिलोंग कर रही थी। लेकिन आपको उससे नहीं करना बल्कि सी स्क्वायर से करना है इसको, ठीक है ना। इस गलती को सही कर लेना आप लोग। सॉरी, एक क्वेश्चन जो मैंने आपको लेक्चर नंबर 22 में करवाया था, 14वां क्वेश्चन, 14 नंबर का क्वेश्चन था, 14 नंबर का, ठीक है ना। उसमें आप देखना कि जब मैंने एक स्टेप में dy dx की वैल्यू रखी थी cos x इंटू √1 माइनस बाई स्क्वायर, ठीक है ना, तो ये तो कट गया था ऊपर नीचे और cos x बच गया था, और एक cos x क्वेश्चन में पहले से चल रहा था वो, तो cos इंटू cos क्या हो जाएगा, वो cos स्क्वायर हो जाएगा वो। तो अंतिम 3 स्टेप थे वे। अब देखना दोबारा से लेक्चर नंबर 22 में, लेक्चर नंबर 22 में क्वेश्चन नंबर आपका था, लेक्चर नंबर 22 में 23 में होगा, लेक्चर नंबर 23 में क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर मैंने अंत के 3 स्टेपों में केवल cos x लिख के छोड़ दिया था इसको, अंतिम 3 स्टेपों में। जबकि क्या हो जाएगा बच्चों, वो cos स्क्वायर हो जाएगा, कोई 2 बार cos है, एक cos तो ये था और इससे पहले एक cos और लिखा हुआ था, cos इंटू cos स्क्वायर। तो इस गलती को भी सही कर लेना, इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, ठीक है बच्चों। इस तरह से आपके ये 7th एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, लेकिन इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं, तो जो बढ़िया एग्जाम्पल हैं उनको मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। इसके अलावा एक इसमें 29वें नंबर का एग्जाम्पल है, 29th नंबर का एग्जाम्पल पी स्क्वायर वाला, देखना आपकी बुक में पी स्क्वायर वाला। ये एग्जाम्पल बहुत लंबा चौड़ा है, इसको आपको जब क्लासरूम स्टडी चलेगी तब आपको करवाया जाएगा, क्योंकि एक बार क्या बल्कि 2 बार बोर्ड पर लिखना पड़ेगा, तब जाके एग्जाम्पल कंप्लीट हो पाएगा। तो इसको इस तरह से ऑनलाइन बनने इसको समझाना सही नहीं है, समझ में नहीं आ पाएगा आपके, तो इसको आपको क्लासरूम स्टडी में समझाऊंगा मैं आपके लिए। अब 3 एग्जाम्पल जो अच्छे हैं आपके, उनको मैं समझा रहा हूँ। एक तो बच्चों एग्जाम्पल नंबर है आपका, एग्जाम्पल नंबर देख लेता हूँ मैं, देखो बच्चों, y इक्वल टू log x और बेस है इसका 7, ये एग्जाम्पल है। इसका अपन को dy dx फाइंड आउट करना है कि इसका dy dx क्या होगा, ठीक है ना बच्चों। अब मैंने आपको बताया था कि किसी लॉग वाले फलन का, किसी लॉगरिथम फंक्शन का डिफरेंशिएशन केवल तभी हो सकता है जब उसका बेस क्या होता है, यहाँ पर ई होता है, बेस क्या होता है, ई होता है। लेकिन यहाँ पर बेस क्या आ रहा है बच्चों, 7 आ रहा है, तो इसका भी डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते अपन लोग, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, इसके बेस 7 को चेंज करना पड़ेगा। और इसके लिए आप लोग पढ़ चुके हैं 11th क्लास में लॉगरिथम की प्रश्नावली, मैंने आपको बेस चेंज फॉर्मूला बतलाया था, आधार परिवर्तन फॉर्मूला, ध्यान है आपको, अभी आ जाएगा ध्यान। जैसे log ऑफ x आधार b है और हमें आधार चाहिए कितना, यहाँ पर हमको बेस क्या चाहिए, a चाहिए, स्मॉल a, तो क्या करते हैं, log x आधार a इंटू log a आधार b, ध्यान आया। हमको क्या चाहिए, यहाँ पर बेस a चाहिए और आ क्या रहा है यहाँ पर b, तो अब क्या करते हैं, b को हटा दो, इसकी जगह a लगा दो, जो हमको चाहिए वो आ गया। अब इसको बैलेंस करने के लिए इंटू log a, और जो दे रखा ऑलरेडी वो ही आ गया। और मन में सोच लेते हैं, मन में मतलब होता नहीं है एक्चुअली, मन में सोच लेते हैं a से a कट गया,
तो log x आधार क्या बच गया b। तो ये इस फॉर्मूले की सहायता से अपन क्या कर सकते हैं, दिए गए बेस को, आधार को अपन की जो जरूरत पड़ रही है उस आधार में चेंज कर सकते हैं। समझ में आ गई मेरी बात। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 7 को चेंज करूंगा किस में, ई में। तो ध्यान देना, y इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग एक्स बेस ई इंटू लॉग ऑफ ई आधार 7। वो चाहिए 7 को हटा के ई लगा दिया और इसको बैलेंस करने के लिए लॉग ई लिख दिया और दिया गया बेस ई आ गया ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका डिफ्रेंसिएशन। तो डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है ना। तो डी वाई डी एक्स, चलो लॉग ई आधार 7 एज इट इज रहेगा बच्चों, इसका डिफ्रेंसिएशन मत कर देना कांस्टेंट टर्म में। तो कांस्टेंट आपको कैसे 0 होना चाहिए, अरे 0 नहीं हो सकता, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, अलग से प्लस का चिन्ह होता है ये, तो अब इसका क्या होता है 0 हो जाता। लेकिन बच्चों ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लॉग ई आधार 7 एज इट इज रहेगा, इसका डिफ्रेंसिएशन होगा। तो पहले लॉग का होगा 1/log x, log x तो 1/x होता है कि नहीं होता है। तो इस लॉग का किया 1/log x इंटू, अब इस वाले लॉग का करोगे तो इस लॉग का हो जाएगा 1/x। आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। डी वाई डी एक्स इक्वल टू 1/x log x, 1/x log x इंटू log ई आधार 7। अब और करना चाहो, यदि आप करना चाहते हो, किताब को उत्तर मैच करना चाहते हो, तो 1/x log x इंटू 1/log 7 बेस ई, इसको अपॉन में लेके आओगे नीचे तो दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। फिर भूल गए आप लोग, आपने पढ़ रखा फॉर्मूला log a आधार b, तो 1/log b आधार a होता है कि नहीं होता है। जब log को अपन उल्टा करते हैं 1/, ले जाते हैं तो उसकी पावर उसका बेस क्या हो जाता है, आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। तो बच्चों ये आपका आंसर निकल के आएगा। तो सिंपल सवाल था, कठिन नहीं था, लेकिन क्या होता है कि बच्चों को नॉलेज तो होती नहीं है, सीधा इसका डिफ्रेंसिएशन कर देते, गलत हो जाता आपका ये। तो पहले इस बेस को चेंज करना पड़ेगा बेस ई में इस फॉर्मूला की सहायता से, फिर डिफ्रेंसिएशन करना है, ये कांस्टेंट टर्म है, इसके संग संग लास्ट तक चलेगी, अंत में इसको अपॉन में ले जाना तो दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। ठीक है बच्चों। इसके बाद मैं आपको एक एग्जाम्पल और बता रहा हूँ, बाकी के एग्जाम्पल आप कर सकते हो, और पी स्क्वायर वाला एग्जाम्पल मैं आपको क्लासरूम स्टडी में समझाऊंगा। अब एक एग्जाम्पल मैं आपको और बताता हूँ जो थोड़ा सा आपको तंग कर सकता है, और एग्जाम्पल तंग नहीं करेंगे आपको। एग्जाम्पल नंबर 30, यदि x इक्वल टू a cos थीटा प्लस b sin थीटा और y इक्वल टू a sin थीटा माइनस का b cos थीटा, तो आपको प्रूफ करना है, प्रूफ करो, प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करना बच्चों, y स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स बाई 1 प्लस का y इक्वल टू 0। वापिस सुन लो, इफ x इक्वल टू a cos थीटा प्लस का b sin थीटा, ये दिया गया है, और y इक्वल टू दिया गया है a sin थीटा माइनस का b cos थीटा। तो आपको प्रूफ करना है, क्या सिद्ध करना है आपको, y स्क्वायर बाई 2 माइनस का x बाई 1 प्लस का y इक्वल टू 0। तो देखो बच्चों, अब आप लोग देख पा रहे हैं, जिस चीज को वो सिद्ध करवाना चाह रहा है, अपन से प्रूफ करवाना चाह रहा है, वहां कहीं भी साइन नहीं है, कॉस नहीं है, थीटा नहीं है। देख लीजिए आप लोग, ओनली एक्स एंड वाई की टर्म में। इसका मतलब ये हो गया कि आपको दिए गए दोनों रिलेशनों में से, दिए गए दोनों संबंधों में से साइन कॉस और थीटा को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। अब एलिमिनेट कैसे करना है, तो उसके बारे में अपन सोचते हैं। तो देखो बच्चों, दोनों का वर्ग करो जोड़ने पर, क्वेश्चन आपके दिमाग में कैसे आया, अरे इसका वर्ग करोगे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, यहाँ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आएगा, बन गया एक, ए स्क्वायर कॉमन लेके यहाँ आएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ आएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉमन लेते बन गया एक, यहाँ प्लस के आएंगे 2ab कॉस साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ माइनस के आएंगे 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, कट गए, तो साइन कॉस थीटा सब खत्म।
तो वर्ग दोनों का वर्ग कर जोड़ने पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस का बी साइन थीटा का स्क्वायर प्लस ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। समझ में आ गया बच्चों? क्लियर? आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, चलो खोलिए इसको। ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 2ab साइन थीटा कॉस थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, इसको मैंने एक्सपेंड कर दिया, मैंने खोल दिया, इसको मैंने एक्सपेंड कर दिया, मैंने ओपन कर दिया इसको। अब आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, ये इस टर्म को ध्यान से देखो एंड इस वाली टर्म को भी आप ध्यान से देखिए। बिल्कुल सेम टर्म में आपको दिखाई दे रही होंगी 2ab साइन थीटा कॉस थीटा 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, एक प्लस की है एंड एक माइनस की है। तो बताओ ये कैंसिल हुई कि नहीं हुई? हो गई ना? ठीक। एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू, अब देखो ये टर्म एंड इसके बगल में लेके आओ, इस टर्म को ले आए तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि इन्हीं को बगल बगल में क्यों लेके आए? क्योंकि इसमें ए स्क्वायर है, इसमें भी ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अच्छा लगेगा। इसको देखिए एंड इसको देखिए, ठीक है ना? तो इनको लिखिए बगल बगल में, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस का बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक का आपके समझ में आ गया ना? एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन आ गया तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन आया कि नहीं आया बोलो? तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बना कि नहीं बना? बन गया। ठीक है ना? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोलो बच्चों, इसकी वैल्यू बन गई एंड इसकी वैल्यू भी क्या होगी? बन। तो कुल मिला के क्या हो गया? इतना बड़ा फंक्शन था ये, एक प्राचलिक समीकरण था। प्राचलिक समीकरण को अपन हल करके पैरामीट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करके अपन थीटा साइन कोस का इल्यूमिनेशन मैंने विलोपन कर दिया। ठीक है ना? अब आपका ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा? इसका डिफरेंशिएशन करूंगा। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर तो इसका हो जाएगा 2x, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, और अलग से y का करोगे क्या आएगा बच्चों? y बनाएगा नहीं आएगा? भूल मत जाना इन चीज़ों को बच्चों। एक्स स्क्वायर का 2x, अलग से x का करते एक आता लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। वाई स्क्वायर का होता है 2y, अलग से y का करते आता है y1, और इसका हो जाएगा बच्चों 0। ठीक है ना? आ गया समझ में? 2 कॉमन आगे 0 में गया, x प्लस का y1 इक्वल टू 0। समझ में आ गया? 2 कॉमन आकर के 0 में गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ इसको देखना, y1 इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन वाई। सोचिए, विचार कीजिए, x का मैंने पक्षांतर मैंने ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया और y का दे दिया मैंने भाग, तो y1 की वैल्यू माइनस एक्स अपॉन वाई आई कि नहीं आई? आ गई ना? अब मैं दोबारा से क्या करूँगा? इसका डिफरेंशिएशन करूँगा। तो पुनः डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, दोबारा से x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर तो y1 का तो हो जाएगा y2, y1 का तो हो जाएगा बच्चों y2 हो जाएगा, और माइनस का साइन आगे है ही है। अब इसका x अपॉन y के नियम से करो, x अपॉन y के नियम से, तो हर यौगिकों अंश का अपकलन माइनस अंश यौगिकों y का अपकलन बटे y का स्क्वायर। वापस समझो, हर यौगिकों अंश का अपकलन माइनस अंश यौगिकों हर का अपकलन बटे हर का स्क्वायर। समझ गए? डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ओके, आगे बढ़ते हैं। y2 इक्वल टू क्या गया? माइनस का साइन, पहले एक काम करते हैं, वाई स्क्वायर को मतलब लिया था हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो बाई स्क्वायर बाई टू, बाई स्क्वायर बाई टू इक्वल टू माइनस का बाई और प्लस का हो जाएगा एक्स बाई 1।
आ गया समझ में। बाई स्क्वायर को मैं बदल लिया आया, तो बाई स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू माइनस ए बाई, और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस का एक्स बाई 1। अब सबको इधर बुला लो, तो बाई स्क्वायर बाई 2 और माइनस का एक्स बाई 1 और प्लस का बाई इक्वल टू 0। इस तरह जो जो चाह रहा था, जो वो मांग रहा था, वो चीज़ आपको प्राप्त हो गई। बाकी के एग्जाम्पल्स आप लोग स्वयं करके देखोगे, ठीक है ना। इस तरह आपकी ये एक्सरसाइज 7 खत्म होती है। काफ़ी क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं, जो क्वेश्चंस रह गए उनको आप स्वयं करते रहना। जो जो क्वेश्चन नहीं आता है उन पर टिक लगा लेना, जबकि क्लासरूम स्टडी चलेगी तब उनको और डिस्कस कर लेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। और नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए तब तक आप इंतजार कीजिए। ओके।